Hello everyone, welcome back to Gen Z Teacher. I hope you all are doing great. So आज हम कर रहे हैं B.Ed सेकेंड ईयर का री एग्ज़ाम पेपर जो 2022 में हुआ था. विच पेपर? असेसमेंट फॉर लर्निंग. ठीक है, अगर आपने अभी तक लास्ट ईयर का पेपर नहीं देखा है असेसमेंट फॉर लर्निंग का, तो वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज़रूर देख लीजिएगा. ये पेपर है राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का. अगर आप आगरा यूनिवर्सिटी से हैं तो भी ये एग्ज़ाम पेपर आपके लिए बहुत यूज़फुल है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला ऑफ टी स्कोर. टी स्कोर का फॉर्मूला क्या होता है? तो टी स्कोर का फॉर्मूला 50 + 10Z. ऑप्शन सी. टी स्कोर के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं. तो टी स्कोर किसने दिया था? मैकॉल ने. ये मैकॉल ने दिया था. और इसकी जो एम वैल्यू होती है यानी मीन होता है 50 और एसडी यानी स्टैंडर्ड डेविएशन इसका होता है 10. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट द स्टैंडर्ड स्कोर. इनमें से कौन सा स्टैंडर्ड यानी प्रमाणीकृत प्राप्तांक नहीं है? तो देखो, Z स्कोर, C स्कोर, T स्कोर, ये तीनों ही स्टैंडर्ड स्कोर हैं. कौन सा नहीं है? मीन, मध्यमान. ऑप्शन डी. नेक्स्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द Z स्कोर इज ऑलवेज. Z प्राप्तांक का मानक विचलन सदैव होता है 1. अगर मीन की बात करें, मध्यमान कितना होता है Z स्कोर का? तो होता है 0. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंड स्कोर इज स्टैंडर्डाइज्ड स्केल हैविंग. स्टैंड स्कोर मानकीकृत मापनी है. तो देखो, स्टैंड स्कोर ये है. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंज ऑफ Z स्कोर इज. Z स्कोर का प्रसार है कहाँ से कहाँ तक? -3 सिग्मा टू +3 सिग्मा. इसकी वैल्यू कहाँ तक रेंज करती है? -3 से +3 तक. नेक्स्ट क्वेश्चन, assessment is the systematic base for making inference about learning and development of students. Who said this statement? आकलन छात्रों के अधिगम एवं विकास की व्यवस्थित आधार पर अनुमान है. यह कथन किसका है? तो ये कहा था इरविन ने. ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कोप फॉर असेसमेंट आर. आकलन का क्षेत्र है. तो असेसमेंट हम रिसर्च में भी करते हैं, प्रिडिक्शन के लिए भी करते हैं और अचीवमेंट के लिए भी करते हैं, यानी शोध, भविष्यवाणी और उपलब्धि, तीनों के लिए. तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नंबर्स टू ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सर्टेन एग्रीड रूल्स. Who said this statement? मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तु को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है. यह किसने कहा था? तो आंसर आ जाएगा स्टीवेंस. ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असेसमेंट आर. आकलन की विशेषताएं हैं वेरिफिकेशन ऑफ लर्निंग नीड्स. ठीक है. टीचर का एवेल्यूएशन के लिए, ये भी ठीक है. एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट के लिए, शैक्षिक सुधार करने के लिए. ठीक है. तो आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव. अगला क्वेश्चन, द सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशनल असेसमेंट एट स्कूल लेवल आर. विद्यालय स्तर पर शैक्षिक आकलन का महत्व है नैदानिक पृष्ठपोषण प्रदान करना, टू प्रोवाइड डायग्नोस्टिक फीडबैक. ठीक. लर्निंग प्रोग्रेस को जानना, ये भी सही है. हेल्प इन सेल्फ असेसमेंट, आत्म मूल्यांकन में सहायता देना, ये भी ठीक है. तो आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी. नेक्स्ट, विच वन हैज लिमिटेड स्कोप. किसका क्षेत्र सीमित होता है? इवैल्यूएशन, असेसमेंट, मेजरमेंट या नन? तो मेजरमेंट में. तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, मापन. नेक्स्ट क्वेश्चन, in which scale all the mathematical operations are used. किस मापनी में सभी गणितीय प्रक्रिया प्रयुक्त होती हैं? रेशियो, इंटरवल, ऑर्डिनल या नॉमिनल? अनुपात, अंतराल, क्रमिक और नामित?
तो सारी ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये यूज होते हैं रेशियो में, इसीलिए रेशियो स्केल सबसे बेस्ट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टेप इन इवैल्यूएशन इज, मूल्यांकन का प्रथम सोपान है गिविंग ग्रेड्स, प्रिपेयरिंग टेस्ट, फिक्सेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, एग्जीक्यूशन ऑफ लर्निंग एक्टिविटी। तो सबसे पहला स्टेप मूल्यांकन का क्या होता है? ऑब्जेक्टिव सेट करना। ऑप्शन सी, उद्देश्यों का निर्धारण। नेक्स्ट, इज नॉट अ टाइप ऑफ इवैल्यूएशन, कौन मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? तो इवैल्यूएशन डायग्नोस्टिक होता है, समेटिव होता है और डिस्प्लेसमेंट भी होता है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, प्लेसमेंट यानी स्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ टाइप ऑफ मेजरमेंट स्केल, कौन मापन स्केल का प्रकार नहीं है? तो मेजरमेंट स्केल 4 टाइप्स के होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी, इवैल्यूएशनल, मूल्यांकित। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द एजुकेशनल साइकोलॉजिकल टेस्ट फॉल्स इन, अधिकतर शैक्षिक मनोवैज्ञानिक परीक्षण सम्मिलित होते हैं तो किसमें होते हैं? रेशियो में। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विच इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ स्केल, कौन सा उच्च स्तर का मापनी नहीं है? मापनी है। तो हाईएस्ट लेवल ऑफ स्केल कौन सा है? रेशियो, और यही सबसे बेस्ट है क्योंकि ये एक्यूरेट रिजल्ट देता है। नेक्स्ट, अ स्टूडेंट हैज स्कोर्ड 50 मार्क्स इन मैथमेटिक्स इज द एग्जाम्पल ऑफ, एक विद्यार्थी ने गणित में 50 अंक प्राप्त किए, यह उदाहरण है। तो मार्क्स बताएं, सिर्फ 50 हैं, ना ये बताया कि पास है या फेल है, ये सिर्फ नंबर्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा? मेजरमेंट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएशन अज्यूम्स अ पर्पस और आइडिया ऑफ व्हाट इज गुड और डिजायरेबल फ्रॉम द स्टैंड ऑफ पॉइंट ऑफ इंडिविजुअल और सोसाइटी और बोथ, हु सेड दिस स्टेटमेंट, मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि अच्छा या वांछनीय को मानकर चला जाता है, यह किसका कथन है? तो आंसर आ जाएगा रैमर्स एंड गेज, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, वैल्यू जजमेंट इज रिलेटेड विद, मूल्य निर्णय संबंधित है मेजरमेंट, असेसमेंट, इवैल्यूएशन, ऑल ऑफ द अबव। तो वैल्यू जजमेंट यानी जो रिजल्ट आया है वो अच्छा है या बुरा है, उसके बारे में जो भी बताया जाता है वो इवैल्यूएशन के थ्रू बताया जाता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, मूल्यांकन। नेक्स्ट, विच ऑफ स्केल हैज ट्रू 0 पॉइंट, किस मापनी में वास्तविक शून्य बिंदु होता है? तो ट्रू 0 पॉइंट ये होता है रेशियो में। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो उसमें मैंने बताया था ट्रू वैल्यू क्या होता है, यानी एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएशन इज अ कंटिन्यूअस एंड डैश प्रोसेस, मूल्यांकन एक सतत एवं डैश प्रक्रिया है। तो कंटिन्यूअस एंड सिस्टमैटिक, मूल्यांकन एक सतत और व्यवस्थित प्रक्रिया है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जाम्पल ऑफ थर्मामीटर रिलेट्स टू विच स्केल ऑफ असेसमेंट, थर्मामीटर का उदाहरण आकलन की किस मापनी से संबंधित है? तो थर्मामीटर का एग्जाम्पल मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, अंतराल। नेक्स्ट, मेजरमेंट टेक प्लेस, मापन होता है बिफोर इवैल्यूएशन, आफ्टर इवैल्यूएशन, ड्यूरिंग इवैल्यूएशन, नन ऑफ द अबव। तो मेजरमेंट कब होता है? इवैल्यूएशन से पहले, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच इज और आर द असेसमेंट टूल्स, कौन सा आकलन उपकरण है? ऑब्जर्वेशन है, इंटरव्यू ये भी है, क्वेश्चनर ये भी है। आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विच इज क्वालिटेटिव टूल ऑफ असेसमेंट, कौन सा आकलन का गुणात्मक उपकरण है? क्वालिटेटिव, एग्जामिनेशन स्केल, रेटिंग स्केल या ऑब्जर्वेशन। तो देखो इसमें एग्जामिनेशन भी ठीक है और ऑब्जर्वेशन भी ठीक है।
इन दोनों ऑप्शंस में मुझे डाउट है, बी और सी तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच इज बेस्ट टेक्निक टू मेजर सोशल डायनामिक? कौन सी तकनीक सामाजिक गत्यात्मकता को मापने हेतु सर्वोत्तम है? बेस्ट टेक्निक टू सोशल डायनामिक, लास्ट क्लास में बताया था, सोशल रिलेशन को जो मेजर करता है वो हम सोशियोमेट्री से करते हैं, समाज मितीय से, और प्रोजेक्टिव से क्या करते हैं? अपनी अनकॉन्शियस माइंड को मेजर करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट, विच एग्जामिनेशन टेक्निक आर यूज्ड? परीक्षा में किन प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है? तो परीक्षा में ओरल भी यूज करेंगे, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी यूज होता है, रिटन भी यूज होता है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। द बुक टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज रिटन बाय? टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव बुक, पुस्तक के लेखक हैं, कौन है? ब्लूम। ब्लूम टैक्सोनॉमी आपने पढ़ी होगी। नेक्स्ट, हाउ मेनी डोमेन्स इन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव? शैक्षिक उद्देश्यों में कितने क्षेत्र होते हैं? तो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स ब्लूम टैक्सोनॉमी में कितने बताए थे? 3। कौन कौन से? कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन? संज्ञानात्मक क्षेत्र का सर्वोच्च स्तर का उद्देश्य कौन सा है? कॉग्निटिव डोमेन के लेवल कौन कौन से थे? सबसे पहले था नॉलेज, यानी ज्ञान होना, देन अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद एप्लीकेशन, देन एनालाइज करना, देन सिंथेसाइज करना, उसके बाद इवैल्यूएशन करना। तो सबसे हाईएस्ट लेवल का डोमेन कौन सा होगा? इवैल्यूएशन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव इज रिलेटेड विद? रुचि उद्देश्य संबंधित है। इंटरेस्ट कॉग्निटिव डोमेन में आ जाते हैं हमारे ब्रेन से रिलेटेड चीज़ें, जैसे जो हम ब्रेन से समझते हैं, एनालाइज करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, ज्ञान लेते हैं, कॉग्निटिव डोमेन के जितने भी स्टेप्स हैं। अफेक्टिव में आ जाएंगे जो हमारे फीलिंग्स रिलेटेड हैं, जैसे इंटरेस्ट हो गया, हेट हो गई, ये अफेक्टिव डोमेन में आ जाएंगे। साइकोमोटर जो हमारे मसल्स या बोन से रिलेटेड हैं, जैसे एक्शंस हो गए, एक्शंस रनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, ये सारी चीज़ें। तो इंटरेस्ट हमारा कहाँ से रिलेटेड हो जाएगा? अफेक्टिव डोमेन से, भावात्मक उद्देश्य से। नेक्स्ट, ब्लूप्रिंट इज अ चार्ट कंटेन्स फॉलोइंग? ब्लूप्रिंट चार्ट में निम्नलिखित होते हैं। ब्लूप्रिंट में क्या होता है? ब्लूप्रिंट क्या होता है? एक तरीके से कोई भी हम कुछ बनाते हैं, जैसे हम क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं तो उससे पहले हम ब्लूप्रिंट बनाएंगे कि हम कितने नंबर का क्वेश्चन रख रहे हैं, कितने क्वेश्चंस इंक्लूड कर रहे हैं, कितने वेरी शॉर्ट कितने क्वेश्चंस होंगे, वो कितने मार्क्स के होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन कितने होंगे, कितने मार्क्स के होंगे। तो ये सारा हम एक सेटअप बना लेते हैं एक तरीके से, तो वो ब्लूप्रिंट कहलाता है। तो उसमें क्या क्या होगा? ऑब्जेक्टिव होगा, उद्देश्य होगा कि हम ब्लूप्रिंट क्यों बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं, क्वेश्चंस के टाइप्स होंगे, वेटेज होगा क्वेश्चंस का, यानी कितने मार्क्स वो कैरी करेगा क्वेश्चन। तो क्या? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट? अच्छे परीक्षण की विशेषता पूछी है क्वेश्चन में। अच्छे परीक्षण की क्या क्या विशेषता होती हैं? तो वैलिडिटी भी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी भी होनी चाहिए। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। अगर आपको वैलिडिटी और रिलायबिलिटी में डाउट है तो लास्ट क्लास में जो प्रीवियस ईयर पेपर था असेसमेंट फॉर लर्निंग का, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, वहाँ मैंने वैलिडिटी और रिलायबिलिटी का एग्जाम्पल के थ्रू डिफरेंस बताया है, तो आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। साइकोमोटर डोमेन ऑब्जेक्टिव्स वाज गिवन बाय? क्रियात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को दिया था, किसने दिया था? सिम्पसन ने। ऑप्शन सी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यू आर बेस्ड अपॉन? बहुविकल्पीय प्रश्न आधारित हैं, तो एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं। तो देखो मैचिंग तो नहीं होते एमसीक्यू, क्लासिफिकेशन भी नहीं करना होता, रिकॉल में आ जाते हैं फिलअप या फिर वन वर्ड जो आंसर होते हैं। तो ये आंसर आ जाएगा इसमें रिकॉग्निशन, यानी 4 ऑप्शंस या 3 ऑप्शंस होते हैं तो हमें उसमें से पहचानना होता है
तो रिकॉग्नाइज करना होता है। ऑप्शन बी। टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द मटेरियल्स इज बेसिकली नोन एज, सामग्री के अर्थ को समझना मूल रूप से कहलाता है कॉम्प्रिहेंशन, यानी बोध होना, किसी के बारे में जानकारी होना। आपको डाउट हो रहा होगा कि नॉलेज क्यों नहीं होगा, तो नॉलेज होता है सिर्फ ज्ञान होना, यानी हमें बस पता है कि ये है, बट हमें उसकी रियलिटी नहीं पता कि क्यों है, कैसे है। ये हमें कहाँ से पता चलेगी, जब हमें उसका कॉम्प्रिहेंशन यानी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, बोध हो जाएगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू एसेस अचीवमेंट एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन, अनुदेशन के अंत में उपलब्धि का आकलन करना होता है। तो एंड में टेस्ट कौन सा होता है? समेटिव असेसमेंट। ऑप्शन बी, योगात्मक आकलन। आइटम एनालिसिस इज डन फॉर, पद विश्लेषण किया जाता है। आइटम एनालिसिस बताया था मैंने प्रीवियस वीडियोस में, क्या होता है, जब हम कोई टेस्ट बना रहे होते हैं टीचर्स, तब वो क्वेश्चंस जब सेट करते हैं तो हर एक क्वेश्चन को वो आइटम बोलते हैं। उसकी टीचर ने क्वेश्चन बना लिया, अब वो हायर टीचर के पास जाता है, हायर अथॉरिटी के पास जाता है, और वो क्वेश्चंस को, आइटम्स को एनालाइज करते हैं कि क्या वो क्वेश्चन जिस स्टैंडर्ड के लिए बनाया गया है वो उससे ज़्यादा टफ तो नहीं है, ज़्यादा इजी तो नहीं है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत तो नहीं है, तो वो एनालाइज करते हैं। तो आइटम एनालाइज, ऑप्शंस देख लेते हैं। सेलेक्टिंग गुड आइटम्स, यानी अच्छे क्वेश्चन का सिलेक्शन करना है, ठीक है। रिजेक्टिंग द वीक आइटम, जो क्वेश्चन वीक है यानी बहुत इजी है या उसका दो मीनिंग निकल रहे हैं, उसको रिजेक्ट करना, ये भी ठीक है। आइटम को इम्प्रूव करना यानी मॉडिफाई करना, तो ये भी ठीक है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव रिलेटेड विथ फिजिकल एबिलिटी, निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष शैक्षिक उद्देश्यों का शारीरिक क्षमता से संबंधित होता है, यानी रीडिंग, राइटिंग, जो हमारी एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो कौन सा होता है? साइकोमोटर। ऑप्शन सी, क्रियात्मक। ब्लूप्रिंट इज नोन एज, ब्लूप्रिंट को जाना जाता है वर्क स्टाइल इंडिकेटर, मेमोरी इंडिकेटर, साइको स्टेट इंडिकेटर। तो ब्लूप्रिंट क्या होता है? वर्क स्टाइल, हमारा जो काम करने का स्टाइल है उसका इंडिकेटर होता है। जितना अच्छा ब्लूप्रिंट होगा वो यही बताएगा कि हमारा वर्क बहुत अच्छा हो रहा है, एफिशिएंट है हम किसी भी वर्क में। द स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन इन ऑब्जेक्टिव आइटम इज बेस्ड ऑन, वास्तुनिष्ठ पदों की रचना में प्रश्नों की संरचना आधारित होती है। रिकॉल, रिकॉग्नाइज, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में दोनों होते हैं, रिकॉल भी और रिकॉग्नाइज भी। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच इज नॉट रिलेटेड विद कॉग्निटिव डोमेन ऑब्जेक्टिव्स, कौन सा उद्देश्य संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है? तो कॉग्निटिव डोमेन की मैंने बताए थे, नॉलेज होता है, एप्लीकेशन होता है, इवैल्यूएशन होता है, क्या नहीं होता? वैल्यूइंग यानी अनुमूल्यन, ये होता है अफेक्टिव डोमेन से रिलेटेड। ठीक, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। मेथड्स ऑफ राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म आर, उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधि है मेजर्स अप्रोच, मिलर्स अप्रोच या आरसीएम अप्रोच, या फिर तीनों ही सही। तो इसमें आंसर आ जाएगा आरसीएम अप्रोच। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ क्वेश्चनर आर, प्रश्नावली के प्रकार होते हैं। अनरिस्ट्रिक्टेड क्वेश्चंस यानी अप्रतिबंधित प्रश्नावली, जिसे हम ओपन क्वेश्चंस भी कह सकते हैं, जिसमें हमारे पास कोई लिमिट नहीं होती, हम किसी भी फॉर्म में आंसर अपना दे सकते हैं। रिस्ट्रिक्टेड क्वेश्चनर यानी प्रतिबंधित प्रश्नावली, जैसे वन वर्ड आंसर हो गया, वेरी शॉर्ट आंसर हो गए, इस टाइप के। पिक्टोरियल यानी चित्रात्मक, जिसमें हम पिक्चर के थ्रू आंसर्स देते हैं। आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक इन टर्म्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, हु हैज डिफाइंड इट, अमूर्त बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, यह किसने परिभाषित किया था? तो आंसर है ऑप्शन बी, टर्मन। फॉर्मूला ऑफ इंटेलिजेंस क्वेश्चन, IQ बुद्धि लब्धि का सूत्र है, तो क्या है? MA/CA × 100। लास्ट वीडियो में बताया था मैंने, MA किसने दिया था?
और MA/CA का कंसेप्ट किसने दिया था? कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज वॉज फर्स्ट गिवन बाय, मानसिक आयु की अवधारणा सर्वप्रथम दिया था मेंटल एज का कंसेप्ट बिने ने। ऑप्शन ए। हु हैज प्रिपेयर्ड द इंडियन अडॉप्टेशन ऑफ बिने इंटेलिजेंस टेस्ट इन 2012? 2012 में किसने बिने बुद्धि परीक्षण का भारतीय अनुकूलन परीक्षण तैयार किया था? किसने किया था? राइज ने। ऑप्शन ए, CH राइज। आर्मी अल्फा इंटेलिजेंस टेस्ट इज, आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण है तो आर्मी से ही समझ जाइए, इंडिविजुअल तो नहीं है, ये ग्रुप है। और कौन सा? वर्बल ग्रुप। नॉन वर्बल में आ जाता है आर्मी बीटा इंटेलिजेंस टेस्ट। नेक्स्ट, इफ द chronological एज ऑफ अ स्टूडेंट इज 10 years and his mental age is 13 years, then IQ will be। अगर किसी बच्चे का मेंटल एज 13 है और उसकी क्रोनोलॉजिकल एज 10 है तो IQ पूछा है। फॉर्मूला क्या होता है? MA/CA इंटू 100। तो MA कितना है? 13 और CA कितना है? 10 और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ गया आंसर? 130। ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, प्रोजेक्टिव टेक्निक मेजर द माइंड ऑफ इंडिविजुअल्स। प्रक्षेपी तकनीक व्यक्ति के मन का मापन करती है। बताया था मैं, टेस्ट इज डिजाइन टू प्रिडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस। कौन सा परीक्षण भविष्य की योग्यता का मापन करने के लिए बनाया जाता है? तो पर्सनैलिटी तो नहीं, इंटेलिजेंस भी नहीं, एटीट्यूड नहीं, एप्टीट्यूड टेस्ट। ऑप्शन ए। प्रोपाउंडर ऑफ मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो क्या आंसर आ जाएगा? थॉर्नडाइक। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, पर्सनैलिटी इज द टोटल क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर। हु सेड दिस स्टेटमेंट? व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है, यह कथन किसका है? वुडबर्थ का। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी इज प्रोपाउंडेड बाय। व्यक्तित्व के मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं फ्राइड। ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी? निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व के प्रक्षेपी तकनीक की अंतर्गत आते हैं? एसोसिएशन टेक्निक, कंप्लीशन, एक्सप्रेशन। तो आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट टेट इज डेवलप्ड बाय। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण विकसित किया गया है। किसने किया था? मॉर्गन एंड मुर्रे। कार्ड्स भी पूछ लेते हैं कि इसमें कितने कार्ड्स थे, तो 31 कार्ड्स थे। ठीक है। नेक्स्ट, विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिविटी? कौन सा सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? तो क्या ओरिजिनलिटी इसकी होती है विशेषता, फ्लुएंसी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। कौन सी विशेषता नहीं होती? रिजिडिटी, दृढ़ता। ऑप्शन बी। हु इज नोन एज द फादर ऑफ क्रिएटिविटी टेस्ट? सृजनात्मक परीक्षण के पिता किसे कहा जाता है? आंसर इज ऑप्शन ए, टॉरेंस। नेक्स्ट, बेकर मेहंदी हैज डेवलप्ड द टेस्ट। बेकर मेहंदी ने परीक्षण का विकास किया था। इंटेलिजेंस टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, क्रिएटिविटी टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट। तो इन्होंने बनाया था क्रिएटिविटी टेस्ट। ऑप्शन सी, सृजनात्मकता परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, असेसमेंट डन मेनली इन अचीवमेंट टेस्ट इज। उपलब्धि परीक्षण में मुख्य रूप से आकलन किया जाता है स्टूडेंट की मेमोरी का, एक्वायर्ड नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, छात्र द्वारा प्राप्त किया ज्ञान, पर्सनैलिटी स्टूडेंट की, या इंटेलिजेंस। तो असेसमेंट में क्या करते हैं? एक्वायर्ड नॉलेज ऑफ स्टूडेंट। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच इज द डिफेक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट? कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार परीक्षण का दोष है? वैलिडिटी नहीं, ये तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। रिलायबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी, ये तीनों ही इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो कौन सा डिफेक्ट माना जाएगा? लैक ऑफ थॉट एक्सप्रेशन। क्वेश्चन, विच इज नॉट एन एसे टाइप टेस्ट?
कौन सा निबंधात्मक प्रकार का प्रश्न नहीं है? तो एनालिटिकल, डिस्क्रिप्शन, क्रिटिसिज्म, सिंपल रिकॉल। तो आंसर आ जाएगा ऐसे टाइप में। देखो एनालाइज कर रहे हैं तो वो भी ऐसे टाइप हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन भी और क्रिटिसिज्म भी। लेकिन सिंपल रिकॉल जैसे वन वर्ड क्वेश्चन हो गए तो ये, या वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए, तो ये ऐसे टाइप तो नहीं होते, ये सिंपली रिकॉल बेस्ड होते हैं। 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस इज गिवन बाय। बुद्धि का त्रिविमीय मॉडल दिया था, किसने दिया था? 3D मॉडल गिलफोर्ड ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ वैलिडिटी इंक्लूड्स? वैधता के प्रकार में सम्मिलित है कंटेंट वैलिडिटी, कंकरेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, तीनों ही। वैलिडिटी इज द एक्सटेंट टू विच अ टेस्ट मेजर व्हाट इट पर्पज टू मेजर। हु सेड दिस स्टेटमेंट? वैधता वह सीमा है जिस सीमा तक परीक्षण वही मापता है जिसके लिए इसका निर्माण किया गया है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। फाइंड द ऑड वन आउट। बेमेल को खोजिए। रिलायबिलिटी, टेस्ट रीटेस्ट। तो रिलायबिलिटी का एक टाइप है, मेथड है टेस्ट रीटेस्ट। नॉर्म, एज। नॉर्म का टाइप है एज नॉर्म्स यानी आयु मानक। वैलिडिटी, कांस्टेंट। वैलिड कांस्टेंट नहीं, वैलिडिटी का एक टाइप होता है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी यानी संरचनात्मक वैध। तो होगा ऑप्शन सी आंसर। सेंट्रल टेंडेंसी भी मीन, मीडियन, मोड 3 होते हैं, तो ये भी ठीक है। तो बेमेल कौन सा है? ऑप्शन सी। कोफिशिएंट ऑफ स्टेबिलिटी इज मेजर्ड बाय। स्थिरता गुणांक मापन होता है किससे? टेस्ट रीटेस्ट, स्प्लिट हाफ, पैरेलल फॉर्म, केआर कोफिशिएंट। तो टेस्ट रीटेस्ट से, ऑप्शन ए। विच इज द स्पीयरमैन ब्राउन प्रोपेसी फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ रिलायबिलिटी कोफिशिएंट? आएगा ऑप्शन डी, 2r/r-1। नेक्स्ट, इफ अ क्लॉक इज ऑलवेज 10 मिनट लेट देन इट मे बी। यदि एक घड़ी हमेशा 10 मिनट विलंब होती है तो यह हो सकती है। लास्ट क्लास में हमने वैलिडिटी और रिलायबिलिटी का डिफरेंस पढ़ा था, तो उसमें मैंने क्लॉक का ही एग्जांपल बताया था कि अगर कोई घड़ी हमेशा 5 मिनट लेट या 10 मिनट पहले एग्जैक्ट टाइम दे रही है तो वो रिलायबल होगी, यानी वो विश्वसनीय तो होगी क्योंकि वो टाइम हर टाइम सेम टाइम बता रही है, लेकिन वैलिड नहीं होगी। क्यों? वैलिडिटी का क्या मतलब होता है? वही रिजल्ट देना जिसके लिए उसे बनाया गया है। तो क्लॉक का क्यों बनाया गया? क्लॉक सही टाइम देने के लिए, लेकिन वो सही टाइम तो नहीं दे रही, 10 मिनट लेट टाइम दे रही है, तो वैलिड नहीं है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलायबिलिटी कोफिशिएंट इज। विश्वसनीयता गुणांक होता है ऑलवेज पॉजिटिव, बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव, 0 या 1। तो रिलायबिलिटी कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होता है और इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है। ठीक। नेक्स्ट, दिस इज डेफिनिट इन आ स्टैंडर्डाइज टेस्ट इज। एक मानकीकृत परीक्षण में निश्चित होता है प्रोसीजर ऑफ द टेस्ट, स्कोरिंग ऑफ द टेस्ट, इवैल्यूएशन ऑफ द टेस्ट। तो तीनों ही होते हैं। आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड असेसमेंट टेस्ट आर। एक उत्तम आकलन परीक्षण की विशेषता है रिलायबल होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए उसमें। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। इफ अ टेस्ट इज रिलायबल देन इट इज। यदि एक परीक्षण विश्वसनीय है तो वह वैलिड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ऑप्शन आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप्स ऑफ नॉर्म्स आर। मानकों के प्रकार हैं एज नॉर्म्स, ग्रेड नॉर्म्स, परसेंटाइल नॉर्म्स। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, एज नॉर्म्स, ग्रेड नॉर्म्स और परसेंटाइल नॉर्म्स, तीनों ही नॉर्म्स के टाइप हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द रिलायबिलिटी ऑफ अ टेस्ट। किसी परीक्षण की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो किसी टेस्ट की लेंथ भी रिलायबिलिटी को अफेक्ट करती है। होमोजेनिटी यानी
एक ही तरीके के टेस्ट हैं, एक ही तरीके के क्वेश्चंस हैं, जैसे सिर्फ वन वर्ड हो गए या सिर्फ लॉन्ग लॉन्ग हो गए, तो वो भी रिलायबिलिटी को अफेक्ट करेंगे, डिफ़िकल्टी लेवल भी अफेक्ट करेगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। इन एमसीक्यू द इनकरेक्ट ऑप्शन आर, एमसीक्यू में गलत विकल्प होते हैं डिस्ट्रैक्टर, रिस्पॉन्स, आंसर, नन ऑफ द अबव। तो इनकरेक्ट ऑप्शंस क्या होते हैं? डिस्ट्रैक्टर, विचलित करने वाले। ऑप्शन ए, मैचिंग आइटम्स हैव हाउ मैनी कॉलम्स, मिलान प्रश्नों में कितने स्तंभ होते हैं? तो कितने कॉलम्स होते हैं? 2। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टेस्ट स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद क्लियरली डिफाइंड लर्निंग टास्क, किसी परीक्षण में छात्र के प्रदर्शन की तुलना स्पष्ट रूप से परिभाषित अधिगम कार्यों से की जाती है। नॉर्म रेफरेंस, क्राइटेरियन रेफरेंस, ऑब्जेक्ट रेफरेंस, नन ऑफ द अबव। क्लियरली डिफाइंड लर्निंग यानी जो पहले से परिभाषित है उनके अकॉर्डिंग, तो क्या आ जाएगा आंसर? क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। अब यहाँ पे दो तरीके के टेस्ट हैं, नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, यानी मानक संदर्भित परीक्षण और निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण। इन दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं, ये दोनों क्या होते हैं। पहली बात तो ये कि जब आप बीएड में आए होंगे तो आपने बीएड का एंट्रेंस टेस्ट दिया होगा, और दूसरा आप या तो सीटेट आपने दे दिया होगा, आप क्लियर कर चुके होंगे, या फिर सीटेट देने वाले होंगे। तो इन दोनों टेस्ट में जो बीएड है, यहाँ पे जो आपका जो एंट्रेंस दिया था वहाँ पे आपकी परसेंटाइल लगी होगी, यानी रैंकिंग रही होगी, और रैंकिंग के अकॉर्डिंग ही आपको एडमिशन मिला होगा। ने जो भी टेस्टिंग अथॉरिटी है उन्होंने कट ऑफ निकाली होगी, अगर आपके मार्क्स उस कट ऑफ में आ रहे हैं तो आप एलिजिबल है एडमिशन लेने के लिए, वरना नहीं, कुछ ऐसा हुआ होगा। तो इस तरीके के जो टेस्ट होते हैं जिसमें नॉर्म्स बाद में आते हैं, जो रूल्स आते हैं वो बाद में आते हैं, ये परंपरागत यानी ट्रेडिशनल मापन होता है, इसको हम बोलते हैं, शॉर्ट में हम इसे कह देते हैं एनआरटी, यानी नॉर्म संदर्भित मानक संदर्भित परीक्षण, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, जिसमें क्राइटेरिया सेलेक्ट नहीं होता, वो बाद में डिसाइड होता है। एक तरीके का टेस्ट जो मैंने एग्जांपल बताया सीटेट का पेपर हो गया, तो यहाँ पे ऑलरेडी डिसाइडेड है कि अगर आपके 90 से कम मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं, आप क्वालिफाइड नहीं हैं, तो यहाँ क्राइटेरिया ऑलरेडी सेट है। तो सीआरटी यानी क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट, इसको बोलते हैं निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण, जहाँ पे क्राइटेरिया ऑलरेडी सेट है। ये नया टाइप का मापन है, और ये सर्वप्रथम सबसे पहले ये किसने दिया था? रॉबर्ट क्लेसन ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रेडिशनल असेसमेंट सिस्टम आर, परंपरागत आकलन प्रणाली है कंप्यूटर सेंट्रिक, आईटीसी बेस्ड, टीचर सेंट्रिक या ग्रेड बेस्ड। तो परंपरागत ट्रेडिशनल कौन सी है? टीचर सेंट्रिक असेसमेंट यानी शिक्षक केंद्रित आकलन। सीजीपीए स्टैंड फॉर, सीजीपीए की फुल फॉर्म क्या होती है? क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट ग्रेडिंग सिस्टम, ग्रेडिंग प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इट एलिमिनेट्स अनहेल्दी कंपटीशन अमंग स्टूडेंट, स्टूडेंट के बीच में कंपटीशन हटा देता है, ठीक है। इट रिड्यूस सोशल प्रेशर, ये सोशल प्रेशर को भी रिड्यूस करता है, ये भी ठीक है। इट फैसिलिटेट जॉयफुल एंड स्ट्रेस फ्री लर्निंग, ये तनाव मुक्त और आनंदपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देता है, ये भी ठीक है। ग्रेडिंग इज ट्रेडिशनल मेथड ऑफ असेसमेंट, ग्रेडिंग आकलन की परंपरागत विधि है, तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी, ये गलत है, ये ट्रेडिशनल मेथड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ टेस्ट द एनालिसिस ऑफ आइटम इज नेसेसरी, किस प्रकार के परीक्षण में पद विश्लेषण आवश्यक होता है? स्टैंडर्डाइज टेस्ट, टीचर मेड टेस्ट, बोथ ए एंड बी। तो देखो टेस्ट जो आइटम की एनालिसिस है वो तो सभी तरह के टेस्ट में होनी चाहिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी। इन आर स्कूल मोस्ट ऑफ द टेस्ट यूज्ड आर, हमारे स्कूलों में अधिकतर परीक्षण प्रयुक्त होते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट या इंटेलिजेंस टेस्ट।
तो होते हैं ऑप्शन सी अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्ति का मानक नहीं है, सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है। तो मीडियन, मीन, मीडियन, मोड, ये तीनों ही सेंट्रल टेंडेंसी हैं। कौन सी नहीं है? ऑप्शन सी स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन। When the mean and median values are known, formula of mode is, जब मध्यमान और मध्यांक के अंक ज्ञात हों तब बहुलांक का सूत्र क्या है? यानी मीन, मीडियन और मोड में रिलेशन पूछ रहे हैं, तो क्या होता है? मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, फाइंड द मीन ऑफ दीज नंबर्स। ये नंबर्स हमारे पास दे रखे हैं, हमें इनका मीन पता करना है। तो मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑल डिजिट्स अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स, यानी 2 + 5 + 8 + 10 + 15 अपॉन कितने आइटम्स हैं? 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप आंसर कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट, the mode is strictly as a point on a scale of measurement with maximum frequency in a distribution. Who defined it? किसी अंक वितरण में वह मान जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक हो बहुलक कहलाता है। किसने परिभाषित किया? तो ऑप्शन है इसमें रेथस, ऑप्शन ए। मीडियन ऑफ दीज नंबर, मीडियन पूछ रहा है इन नंबर का। मीडियन कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम इनको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले आ जाएगा 7, देन 8, देन 9, 10, 12, 13 और 15। तो कितने आइटम्स, कितने नंबर्स हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7। 7 यानी ऑड नंबर में है। तो ऑड के लिए फॉर्मूला क्या होता है? n + 1 अपॉन 2। तो n कितना है हमारा? 7 + 1 अपॉन 2, यानी 8 अपॉन 4th नंबर, यानी 4th डिजिट आपकी मीडियन हो जाएगी। तो 4th कौन सी है? 10th। आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। अगर यही इवन होता तो क्या होता? तो हम लगाते n अपॉन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी इज, विचलनशीलता का सर्वोत्तम मापक है। वेरिएबिलिटी के लिए सबसे बेस्ट क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन, ऑप्शन बी मानक विचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेबल सेंट्रल टेंडेंसी? निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति सर्वाधिक स्थायित्व रखता है? मोस्ट स्टेबल सेंट्रल टेंडेंसी कौन सी होती है? मीन। यही सबसे ज़्यादा रिलायबल और बेस्ट रिजल्ट देती है। पूछ लें कि एरर सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो एरर होता है सबसे ज़्यादा मोड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एसडी ऑफ फॉलोइंग नंबर? एसडी का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है। निम्नलिखित संख्याओं का मानक विचलन क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं? देखो, सबसे पहले हम इसका मीन निकालेंगे। तो मीन इसका कितना आ जाएगा? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अपॉन कितने आइटम्स है टोटल? 5। मीन आ जाएगा इसका 3। उसके बाद हम इसका डेविएशन देखेंगे। पहली नंबर था 1 और मीन है हमारा 3, तो डेविएशन कितना हुआ? -2 का डेविएशन। ऐसे ही 2 और मीन है हमारा 3, तो यहाँ डेविएशन हुआ -1 का। देन 0 का डेविएशन, उसके बाद नंबर है 4 और मीन है हमारा 3, तो डेविएशन हुआ +1 का, देन +2 का। देन हमारा फॉर्मूला, मैं पहले इसको इरेज कर देती हूँ। अब देखो, डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? √σx² अपॉन n। ठीक, तो x हम निकाल चुके हैं, ये हमारा x है, यानी डेविएशन कितना हुआ? x² निकालते हैं। तो -2 का स्क्वायर होगा 4, 1 का 1, 0 का 0, +1 का 1 और 2 + 2 का स्क्वायर होगा 4। अब इन सबको प्लस कर देंगे क्योंकि हमें समिशन लेना है इन सब का। तो 4 + 4
8 और प्लस 2 10, 10 अपॉन नंबर है 5 और इसका रूट, तो कितना आ गया 5 2 ज़ 10, आंसर आ गया √2, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजेशन फॉर द यूज ऑफ टी स्कोर वॉज गिवन बाय, टी प्राप्तांकों के प्रयोग का सुझाव किसने दिया था? फर्स्ट क्वेश्चन आया था मैकॉल ने, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर, सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने के लिए विधियां हैं, दोनों ही हैं, रैंक डिफरेंस मेथड भी है और प्रोडक्ट मेथड, दोनों ही हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट लाइज बिटवीन, सहसंबंध गुणांक का प्रसार होता है कहाँ से कहाँ तक? -1 से +1 तक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, प्रोपाउंडर ऑफ रैंक डिफरेंस मेथड इज, कोटि अंतर विधि के प्रवर्तक हैं कौन? स्पीयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट मोमेंट मेथड इज प्रोपाउंडेड बाय, कार्ल पियर्सन ने, ऑप्शन सी। द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ रैंक डिफरेंस मेथड इज, कोटि अंतर विधि का सही सूत्र क्या है? तो क्या है? ऑप्शन ए 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन n ब्रैकेट में n² - 1। इंपॉर्टेंट है, आप इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन, इफ x = 70, m = 50 एंड सिग्मा = 10, द z इज, z स्कोर पूछ रहा है, z का फॉर्मूला क्या होता है? x - m अपॉन सिग्मा, सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, x यहाँ पे है ओरिजिनल स्कोर और m का मतलब है मीन, तो फॉर्मूले में हम लगा देते हैं 70 - 50 अपॉन 10, तो कितना आ गया 20 10, यानी आंसर आ गया 2, पॉजिटिव 2 में तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। हमारा ऑल 100 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, ये लगता है कि कोई आंसर गलत है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इसका प्रीवियस ईयर पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग का लास्ट ईयर का पेपर भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। बाय।